पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस वगैरह करके। तो ये इंग्लिश टोल्क एफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बायोस वाले पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। ये एक सैम्पल पेपर है, ठीक है, टोल्क का। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द आरएनए इज़ कंपोज्ड बाय। आरएनए के अंदर कौन सा मोनोमर होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। गुड, ठीक है। अमाइनो एसिड किसका मोनोमर है? प्रोटीन का मोनोमर है। फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स तो खुद एक पॉलीमर है, ठीक है, इसका मोनोमर क्या होगा? मोनोसेक्राइड, ठीक है। वाइटामिन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक फंक्शनल ग्रुप है और वाइटामिन्स हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स में नहीं काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फैटी एसिड आर मेड अप बाय। फैटी एसिड किससे बने हुए होते हैं? यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ फैटी एसिड का। हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है? COOR, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है हेक्सोज और पेंटोज, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन्स भी नहीं होती। ट्राइग्लिसराइड तो लिपिड से रिलेटेड हो गया, लेकिन वो ट्राइग्लिसराइड किसको बोलते हैं? फैटी एसिड जब मिलता है ना किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इन दोनों के मिलने से वो कहलाता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एसिडिक एसिड एंड यूरिक एसिड। अब देखिए, एसिडिक एसिड हमारे पास एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके अंदर 2 कार्बन होता है। तो फैटी एसिड हमारे पास कौन से होते हैं? जिनके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जैसा कि आपने कहा था। यहाँ पे जो आंसर, जी, जो आंसर हाइड्रोकार्बन चेन से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना जो चाहिए था वो आंसर, वो ये होता कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है वो फैटी एसिड होती है। दैट वुड बी मोर राइट, क्योंकि चले खैर अभी तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? फैटी एसिड होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सही है। मैंने यहाँ पे COOR लगाया है, आई एम सॉरी, COOH होगा, ठीक है, क्योंकि COOR किसका होता है? ईस्टर का होता है, दिस इज ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। फिलामेंटस, सिर्फ फिलामेंटस नहीं होते, अलगा नहीं है, यूकैरियोटिक भी नहीं है, मल्टीसेलुलर भी नहीं है, तो बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सब्सिक्वेंट साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन आर नॉट सेपरेटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आर नॉट सेपरेटेड बाय फेज ऑफ DNA सिंथेसिस और टर्मिनल्स। मेयोसिस, ठीक है, मेयोसिस के अंदर हमारे पास 2 साइकिल्स होती हैं, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, लेकिन उनके दरमियान में कोई भी एस फेस नहीं होता जहाँ पे DNA सिंथेसिस हो। DNA सिंथेसिस अगर आपसे पूछे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल साइकिल के कौन से फेस के अंदर DNA सिंथेसिस होता है, तो आप बोलेंगे इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस में कौन सी में होता है? तो वो एस फेस में होता है। हेलो, यहाँ तक बात समझ आई है? हेलो, कैन यू हियर मी? मैम स्क्रीन स्टक हो गई। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हेलो,
Okay, can you hear me now? Let me rejoin कर Yes, yes, you can. Okay, can you hear me now? Okay. अच्छा, ये बात समझ आ गई थी. क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फ्लावर आर टर्म्ड एज. फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, और फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है? उनके लिए होता है सिपल और मेरे के लिए स्टेमन. मेल के लिए होता है स्टेमन, ठीक है. और स्टेमन के अंदर हमारे पास इस तरीके से ये पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टेमन कहते हैं. ये ऊपर वाला जो है ये कहलाता है एंथर, और ये कौन सा होता है, ये फिलामेंट होता है. एंथर वो जगह है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है कार्पल. सेपल नहीं होगा, ठीक है. सेपल नहीं होगा. सेपल तो सिर्फ हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास पेटल्स हैं. ये क्या है, ये पत्तियाँ हैं, ये पेटल्स कहलाती हैं. और पेटल्स के बिल्कुल यहाँ पे ग्रीन कलर की अगर आपने कभी देखा हो तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत बारीक सी ब्रांचेस निकली हुई होती है. नॉट सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस, लेकिन उनका काम होता है सपोर्ट करना पूरे फ्लावर को. इनको हम सेपल्स कहते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है कार्पल. और कार्पल के अंदर हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. तो ये सबसे पहला वाला पार्ट है स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है. तो पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में बन रहे हैं वो आके यहाँ पे स्टिग्मा पे चिपक जाता है. फिर ये एक पूरा जो एक रोड की तरह काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्टाइल. इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाना कहाँ पे, ओवरी के अंदर. क्योंकि ओवरी में क्या पड़ा हुआ है, ओवम पड़ा हुआ है. सही है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पोर्टेंट इन. सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रियाज इंपॉर्टेंट होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, जिसके कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स, ठीक है. कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया और Krebs इलेक्ट्रॉन cycle ट्रांसपोर्ट. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक 10 स्टेप प्रोसेस है. ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है. और ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में. साइटोसोल आप लिख सकते हैं. क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, वहाँ पे होता है. Question number 7. If in a cell the ribosome function is selectively blocked, what is immediately stopped? अगर हम राइबोसोम के फंक्शन को स्टॉप कर दें तो क्या चीज़ रुक जाएगी इमीडिएटली? राइबोसोम क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री. यानी कि वहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करता है, ट्रांसलेशन, ठीक है. डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन. अगर राइबोसोम, जैसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, उसका काम करना रुक जाए तो ट्रांसलेशन इमीडिएटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. बाकी कोई भी फंक्शन राइबोसोम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. कंसिडर अ फॉस्फोलिपिड. चले फॉस्फोलिपिड को कंसिडर कर लेते हैं. ये रहा.
उसके पास हेड है, ठीक है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है यानी कि पोलर है, और टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। तो उसका एक हेड होता है, 2 टेल्स होती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द हेड्स कंटेन्स, ये मैंने बताया था, अभी दोबारा से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, हेड में ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन की अल्कोहल होती है। उसके बाद फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होता है, हेड में होता है। उसके बाद क्या होता है, कोलीन, ठीक है, और फिर हमारे पास फैटी एसिड जो है वो नीचे की तरफ होता है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, आप इसे सही कर लीजिएगा सीक्वेंस को। जो कोलेस्ट्रॉल है ये यहाँ पे आएगा। हेड तो न्यूट्रल होता है ना? हेड, आप खुद सोचें हेड क्या होता है। एक सेकंड बस मुझे ये फिक्स करने दें। ओके डन, ठीक है, ये समझ आ गया स्ट्रक्चर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी, हेड क्या होता है, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल? अच्छा देखें, हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल डीएनए की बात करते हैं, डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है, तो डीएनए भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हेड क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हेड में क्या है, फॉस्फेट है। यही सवाल था। हेड में नेगेटिव चार्ज है, हेड नेगेटिव चार्ज है और टेल जो है वो न्यूट्रल होती है, सही है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करो। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे चूज़ करनी है। द हेड कंटेन्स फॉस्फेट, ये बिल्कुल सही है। द हेड कंटेन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ, ये भी सही है। हेड इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये गलत हो गया। टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, सही है, हेड इज़ हाइड्रोफिलिक। 9 देखें, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि वैरायटी अगर आपको लानी है एक पॉपुलेशन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ए सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मेयोसिस नहीं होता। मेयोसिस होगा तभी वहाँ पे चेंजेस आएंगे जेनेटिक मेकअप के अंदर, साइगोट और पेरेंट्स में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। The process by which an inheritable change is made in a gene is termed as, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जीन में कोई भी चेंज आए जिसे आप इनहेरिट कर सकते हैं। सडन चेंज जीन के अंदर आता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि उनका नुकसान भी है, फ़ायदा भी। हेरिटेबल चेंज, देखिए स्लाइसिंग तो एक प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, मेक ट्रांसलेशन, ये नहीं। म्यूटेशन बिल्कुल सही जवाब है। जब भी हमारे पास जेनेटिक मेकअप के अंदर, डीएनए के अंदर कोई चेंज आता है, और अगर पेरेंट के अंदर कोई चेंज आया है उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर हो, तो वो अगली जनरेशन के अंदर आने के चांसेस होते हैं। तो म्यूटेशन वो चेंज है। पॉजिटिवली चेंज हुए दोनों सोर्स में म्यूटेशन होता है जी, पॉजिटिवली चेंज हो या नेगेटिवली चेंज हो। एग्जैक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिव। अगर नेगेटिव की बात करें, ज़्यादातर नेगेटिव साइड होता है म्यूटेशन का, अगर ह्यूमंस की बात करें आज के दौर में।
देखिए, अगर किसी के जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आता है, म्यूटेट हो जाता है किसी भी, फॉर एग्जांपल सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, यूवी रेज़ का, तो डीएनए के अंदर चेंजेस आए और किसी को कैंसर भी हो सकता है, तो वो एक तरीके की म्यूटेशन ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, कि हम कहते हैं कि एप्स एंड मंकी से इंसान बने, तो वो कैसे बने? तो वो म्यूटेशन से ही बने। उनके डीएनए के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंजेस आए, तभी हमारे पास क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, एंड देन फाइनली ह्यूमंस केम इनटू बी। तो वो पॉजिटिव म्यूटेशन थी। कभी कभी क्या हो रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट करने के लिए म्यूटेशन ला रहे होते हैं, और वो नेचर का कमाल होता है। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, तो वो भी पॉजिटिव म्यूटेशन थी। क्लियर? ओके, 11 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? याद रखिएगा, चाहे, वेरी गुड, चाहे एनारोबिक हो या फिर एरोबिक हो, दोनों के अंदर जो कॉमन स्टेप है वो कौन सा है, वो ग्लाइकोलिसिस है, और दोनों के अंदर सेम ही तरीके से ग्लाइकोलिसिस होता है, तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। क्या प्रोडक्ट होता है? एक याद रखिएगा, एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? पायरोवेट। पायरोवेट बोलें या पायरोविक एसिड, एक ही बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्मिनल सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का भी देखें, डाइजेशन का सवाल आ गया, ये भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है रिसेंटली। तो टर्मिनल सेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? टर्मिनल यानी कि एंड वाला, रेक्टम। और वो नहीं, देखिए, वो पहला भी हो सकता है और वो आखिर भी हो सकता है। तो टर्मिनल, यहाँ पे वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट पार्ट के लिए यूज़ किया है। तो टर्मिनल पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट क्या होगा? रेक्टम। पहला पार्ट क्या होता है? इनिशियल। जी, इनिशियल पार्ट। तीन पार्ट थे ना लार्ज इंटेस्टाइन के, आसान से थे, बताइए। सीकम, कोलोन और रेक्टम। हो गया बस, ठीक है, गुड। सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्डर बताना है। हार्ड वेजल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर एक्सचेंज होता है, फिर दोबारा से कलेक्शन होता है, या फिर हार्ड है, वेजल्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भी। हार्ड है, वेजल्स क्या करती हैं, उन्हें पहले वेजल्स उन्हें कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज। ऑप्शन सी में भी आई थिंक मुझे ए सही लग रहा है कि हार्ट है, वो पंप करता है ब्लड को, वेजल्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, वेजल्स लेकर जा रही होती हैं ब्लड को ऑर्गन्स की तरफ। देखिए, ब्लड वेजल्स, दिस इज़ वेरी बेसिक, बताया भी था मैंने पहले, ये ब्लड वेजल्स हमारे पास जो खून की नालियाँ होती हैं, अब वो कैपिलरीज भी हो सकती हैं, वो आर्टरीज भी हो सकती हैं, और वो वेन्स भी हो सकती हैं, तो कैपिलरीज भी हो सकती हैं। पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को, फिर वहाँ पे एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन वगैरह एक्सचेंज होता है, फिर दोबारा से ब्लड कलेक्ट होके हार्ट में आता है। ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। ब्लड रीचेस द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम, अच्छा, ब्लड रीचेस द लेफ्ट एट्रियम, ये स्टेटमेंट हमें सही करना है, कंप्लीट करना है। ये हमारे पास हार्ट है, बहुत ही अजीब सा हार्ट बना है यहाँ पे, खैर। ये हमारे पास कौन सी साइड है? राइट, और ये लेफ़्ट। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। कह रहा है कि लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आता है? लंग्स से। और कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। फिर ये ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर ये ब्लड जाता है किस में? एओर्टा के अंदर।
फिर ब्लड जाता है एओर्टा में और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो लेफ्ट एट्रियम में कैसा रिच ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच। यस मैम। चलें 15 है हमारे पास, स्टेरॉइड हार्मोन के हवाले से एक सवाल है। Steroid hormones are produced in the medulla, adrenal gland, and the thyroid. Producing pancreas and thyroid glands. Not produced in the cortex of adrenal gland. मैम ये ऑप्शन। अच्छा देखते हैं। अच्छा एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास पहले क्या होता है, क्योंकि 2-3 जगहों पे मेंशन है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड यानी कि ऊपर रीनल किडनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एड्रीनल ग्लैंड बोलता है। अब इस एड्रीनल ग्लैंड को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेड्यूला एंड दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल मेड्यूला जो है वो कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, और यहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एड्रीनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रीनलिन। अब ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। अगर हम बात करें ये स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं होते। कॉर्टेक्स से हमारे पास 3 तरीके का हार्मोन मेन निकलता है। ठीक है, तो यह चीज़ आपने याद रखनी है कि मेड्यूला से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। और ये हमारे पास क्या है, ये एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, टायरोसिन से बना हुआ, कैटिकोलामाइन बोलते हैं इसको। समझ लें प्रोटीन से बना हुआ है अमाइनो एसिड से। कॉर्टेक्स से हमारे पास निकलता है कुछ तरीके के हार्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इससे हमारे पास निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक कॉर्टिसोल होता है। और कौन से होते हैं इनमें, एंड्रोजन्स होता है, एंड्रोजन्स ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और एक हमारे पास होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन निकलता है कॉर्टेक्स से, कोर्टिसोल, एंड्रोजन, कॉर्टिसोल निकलता है, एंड्रोजन निकलता है, और तीसरा कौन सा था, एक सेकंड लेट मी रिवाइज, के हमारे पास एंड्रोजन्स होते हैं और ओके तो बाकी हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स से निकल रहे होते हैं, आई थिंक। टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो मेड्यूला से हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है कॉर्टेक्स तो मेड्यूला तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो 15 का क्या सही जवाब होगा, ई ही कहा था ना आपने। यस मैम, ई कहा था। ओके गुड, ये नहीं होगा क्योंकि मेड्यूला से हमने अभी देखा कि मेड्यूला से नहीं सिक्रीट हो रहे होते स्टेरॉइड हार्मोन्स। यस मैम। फिर हमारे पास है केमिस्ट्री का पार्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट शेयर द सेम ऑर्बिटल हैव, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम ऑर्बिटल शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, तो अगर हम बात करें KLMN, ये हमारे पास क्या है, शेल्स हैं। शेल के अंदर होता है सब शेल, जैसे कि K के अंदर है S, L के अंदर है S और P, M में क्या है SPD, और इसमें SPDF। सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो S के अंदर कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता, एक ही होता है। P के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY
pz। d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। और f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 14। ठीक है, तो अब वो कह रहा है, मैम डी में 10। अच्छा सबशेल की बात ऑर्बिटल्स मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप बात कर रहे हैं डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबशेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं कि एक सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है। अब देखें, वो कह रहा है कि सेम ऑर्बिटल, देखें ये पी एक्स है, मैंने बताया था, हमेशा आपने याद रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनका आपको एक चीज़ बतानी है, इनका देखें डिफरेंट सब कुछ डिफरेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा। आपको याद है मैंने इस तरीके की डायग्राम बनाई थी, आपसे कहा था कि हमेशा जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, उनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी, एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, रिमेंबर? तो कौन सा जवाब सही होगा यहाँ पे? डिफरेंट मैसेज। क्या होगा सही? सी ऑप्शन मैम। सी होगा। आई थिंक सो मैम। अभी मैंने बताया तो सही, ये मैंने क्या क्या बोला था अभी कि स्पिन डिफरेंट होगी, साफ साफ मैंने अभी बताया है आपको। स्पिन डिफरेंट होगा मैम। हाँ ना, ये एक क्लॉकवाइज होगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। मासेस कैसे डिफरेंट हो सकता है? आप थोड़ा सा सोचें इस बारे में। इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही होगा ना, चाहे वो फिर एक ऑर्बिटल में हो या 3 में हो, जितने में भी हो। स्पिन डिफरेंट होती है, इसका मतलब क्या है? ये ऊपर ये नीचे, इसका मतलब ये है कि एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों हमेशा क्या होंगे? ऑपोजिट स्पिन में होंगे। 17 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच? सबसे कम पीएच किसकी होगी? पहले तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें। देखें, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड है? बेस है, तो इसकी पीएच कम नहीं होगी, इसकी पीएच तो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये तो ऑप्शन से चला जाएगा। बचा हमारे पास HCl सारा HCl है, लेकिन ये जो M है, M क्या है? M है मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर 0.01 M HCl है, 0.8 है, 0.8 M है और 0.1 है, तो किसकी मोलैरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मोलर कंसंट्रेशन। जहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एसिडिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कहता है कि आइडियल गैस इज़ वैलिड फॉर, याद रखिएगा हमारे पास 2 तरीके की गैस होती है, एक होती है रियल गैस जो आपके पास नेचर में एग्जिस्ट करती है, असल में होती है। एक होती है आइडियल गैस, यानी कि वो गैस जो कि है नहीं लेकिन हमने इमेजिनरी बनाई है, क्योंकि उस गैस के ऊपर दुनिया के सारे गैस लॉज हर कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं। तो गैस लॉ इज़ वैलिड फॉर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? याद रखिएगा, जो आइडियल गैस होती है उसके दरमियान में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बिल्कुल दूर होंगे, नॉन इंटरैक्टिंग पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके। सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बॉन्ड्स आर मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका दूसरा नाम है? आयोनिक बॉन्ड का। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कहाँ पे है? सोडियम क्लोराइड में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होगी? इसमें होगी। बाकी अगर आप बात करें दूसरे की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर नॉन पोलर? ओके गुड। सोडियम में कौन सा बॉन्ड होगा?
सोडियम एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड की बात नहीं करते। डायमंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और नॉन पोलर बॉन्ड है ये। अच्छा Br ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है ना ये। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। Br means क्या? Br ब्रोमीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है हेलोजेंस वाले में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। और आपने पोलर कैसे बोला है इसको? अगर आपको पता नहीं भी था तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, और पता थी ऑलरेडी क्योंकि हमने पढ़ा है ये। देखें बहुत आसान से सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट मत करें इसको। ये हमारे पास सेम तरीके का एलिमेंट है। अगर समझ लेता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 है, तो 3 - 3 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस 0 या 0.7 से कम आता है तो वो तो नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें क्या सोचने वाली बात है? The chemical properties of an atom are determined by chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? उसका इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। मैंने भी क्या बोला? मैंने आपको आंसर बता दिया। मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सिंपल। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड की बात हो रही है, ये बोलते हैं इसको सल्फाइड आयन। पता है? हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? H2S। H2S, गुड। ठीक है। What is meant by the term orbital? The area around the nucleus where it almost like to find electron। A ऑप्शन में है। A ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। Yes, ma'am। मोस्ट लाइकली टू फाइंड। 23 हमारे पास कंपाउंड KH इज कॉल्ड एज। KH किसे बोलते हैं? K का मतलब पोटेशियम होता है और H इज़ फॉर हाइड्राइड। जितना भी हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड है उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। बाइनरी यानी कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हों। पोटेशियम हाइड्राइड हो जाएगा। अब मिली मोल क्या किसके बराबर होता है? मिली वर्ड यूज़ करता है 10⁻³ के। 1000 moles। -3 है ये। ऑप्शन डी होगा ना, क्योंकि 1000 देखिए प्लस 10⁻³ क्या होता है? किलो होता है, तो ये तो किलो मोल्स होना चाहिए था, तभी ये 1000 मोल्स के बराबर होगा। मिली मोल्स का मतलब क्या है? 10⁻³ Yes। 25th, which of the following properties are transferred during redox reaction? रिडॉक्स रिएक्शन के दरम्यान में क्या होता है? क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है? देखिए हर केमिकल रिएक्शन में यही चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन। इन सेमी रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन देना है। कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है? रिडक्शन हो रही है। कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाती है। दूसरी बात क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। +2 था यहाँ पे 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन होता है, बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। And this goes
reduction because It gains 2 electrons. What does organic chemistry deal with? Organic chemistry के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? carbon compounds. हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. Which of the following substances is a strong acid? इन सब में से strong acid कौन सा है? देखिए carbonic acid is a weak acid. Acidic acid, oleic acid, ये हमारे पास क्या है? Hydrochloric acid. यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही जवाब है. एसिडिक एसिड, ओलिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है. उसके बाद है वाटर मॉलिक्यूल्स आर डैश. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Non-polar. पोलर होते हैं. नॉन पोलर कैसे होंगे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी है आपने, 3.5 होती है. हाइड्रोजन की 2.1 होती है. अल्केन्स द केमिकल बॉन्ड, अल्केन्स के अंदर केमिकल बॉन्ड कैसा होता है? सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बॉन्ड. और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? Double bond. पाई बॉन्ड. डबल बॉन्ड जैसे कि ये है, ये देखें, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. सही है. तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा कहलाता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है. ओके.